तो 5 की बात में अब चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पुलिस डिपार्टमेंट और साथ साथ हाई कोर्ट्स को ये निर्देश जारी किया है कि रूटीन गिरफ्तारी से बचें। तो ये सख्त चेतावनी जारी करके हाई कोर्ट और सभी राज्यों से कहा गया है कि वो 7 साल से कम सजा वाले अपराधों में मैकेनिकल तरीके से गिरफ्तारी न करें। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए आशीष भार्गव की ये रिपोर्ट। 7 साल से कम अपराधों में यांत्रिक गिरफ्तारी से सुप्रीम कोर्ट नाराज है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारा 2014 का आदेश ही गाइडलाइन है, इसका पालन सभी राज्यों में करना होगा। इस आदेश को सभी राज्यों के डीजीपी को भेजा जाए। हाई कोर्ट भी सभी निचली अदालतों को सूचित करे। आई शोड दिस टू दी ऑनरेबल जज, देन सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस शुड नॉट हैव बीन पास्ड। देन आई सेड कि दिस Arnesh Kumar judgment, which is of 2014, it is still not being followed. Thereafter Supreme Court, उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये शुरू किया कि भाई वी विल पास अगेन सम गाइडलाइंस, और सुप्रीम कोर्ट ने उसी 2014 के अरनेश कुमार के मैंडेटरी गाइडलाइंस को फिर से रिआइटरेट करते हुए पूरे देश में सारे हाई कोर्ट्स को ये कहा है कि आप इसको एक नोटिफिकेशन के तौर पर बनाकर और सब जगह सर्कुलेट करें, एंड ऑल दी डीजीपीज जितने पूरे हिंदुस्तान में हैं स्टेट्स के, उनको भी डायरेक्शन दिया है कि उस नोटिफिकेशन को वाइडली सर्कुलेट करें, सो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स वेल वर्स्ड हो और ये तरीके से हो और ये चीज़ें फिर से रिपीट ना हो। हाई कोर्ट का डायरेक्शन ये है कि हाई कोर्ट खुद भी और जितने नीचे की कोर्ट्स हैं उसको ये सर्कुलर वाइडली सर्कुलेट करें, सो दैट ये मिसयूज और इस तरह की कन्फ्यूजन्स फिर ना हो। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में 5,54,000 कैदियों में से 4,27,000 विचाराधीन कैदी थे। उनकी हिस्सेदारी 2021 तक 77% हो गई, जबकि 2012 में ये 66% थी। हम लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बहुत आभारी हैं। दुर्भाग्यवश झारखंड हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट हुआ था, जिसके बाद हम लोग किसी तरह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां से मेरे पूरे परिवार को न्याय मिला, जिसके लिए हम लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बहुत आभारी हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश सिर्फ याचिकाकर्ता के लिए नहीं, बल्कि उन सब लोगों के लिए राहत लाया है जो दहेज प्रताड़ना या अन्य अपराधों के आरोपी हैं, जिनमें सजा 7 साल से कम है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक अहम फैसले में कहा था कि 7 साल से कम की सजा वाले केसों में आरोपी को तब तक गिरफ्तार न किया जाए जब तक उनके केस से छेड़छाड़ करने या फरार होने की संभावना न हो। ऐसा पहली बार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया हो। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार पुलिस को, राज्य सरकारों को चेताया भी था, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की गिरफ्तारियां होती रहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है और 10 हफ्ते के भीतर सभी राज्यों को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। तो हमारे साथ इस वक्त इस पर चर्चा के लिए हैं ओपी सिंह, जो पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, और अश्विनी दुबे, जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। बहुत धन्यवाद आप दोनों का समय देने के लिए। अश्विनी जी, आप सब ये समझना चाहेंगे कि ये रूटीन गिरफ्तारी पर रोक लगाने की बात है, अगर 7 साल से कम सजा वाले अपराध हैं तो इसमें किस तरह के अपराध इस श्रेणी में आते हैं और किन केसेस में इसमें एक्सेप्शन हो सकता है? सेक्शन 41A सीआरपीसी में ऑलरेडी एक ऐसा प्रोविजन था जिसके मुताबिक पुलिस को कुछ केसेस में जो गंभीर प्रवृत्ति के नहीं थे, यानी जिसको डिफाइन करके 7 वर्ष की सजा की बात है, उसमें एक तो अरेस्ट से पहले उन्होंने कहा मैकेनिकल अरेस्ट नहीं होगा, 7 साल की सजा से कम वाले जो केसेस होंगे या 7 साल के, आप सेक्शन 41A का नोटिस देंगे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। वजह ये थी कि गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के बाद जो आरोपी व्यक्ति है उसका अधिकार, और उस समय दूसरा महिलाओं द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 498A का दुरुपयोग होना। उसके बाद क्या उपाय होगा उसको बाद में एक्सपेक्ट किया। अब उसी के साथ एक्सेप्शंस जो नगमा जी आपने कहा, उसमें ये हुआ कि जैसे कुछ मामले वाहन चोरी गैर जमानती है जिसमें 3 साल की सजा है, घरों व दफ्तरों में चोरी गैर जमानती है, सेक्शन 457, 380 3 साल की सजा। दहेज प्रताड़ना तो उसको अरनेश कुमार की जजमेंट ने ले लिया कि ठीक है 3 साल तक की सजा है, इसको हम डिफाइन करते हैं। छेड़खानी 354, गैर जमानती 5 साल की सजा।
नाबालिग के साथ छेड़खानी, पॉक्सो, गैर जमानती 5 साल की सजा, रुपयों से भरा बैग छीनना, चेन चपटमारी या चेन स्नेचिंग 2 से 3 साल तक की सजा, इसमें पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाई। तो वो एक्सेप्शंस, मैकेनिकल गिरफ्तारी की जो बात आपने कहा, ये वो एक्सेप्शंस है। उसके अलावा अब जैसे मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शनल, कोई कमर्शियल ट्रांजेक्शन है जिसमें 420, 406 जैसे मुकदमे हैं, 7 साल तक की सजा है या 7 साल तक से कम की सजा है या 406 का मामला कहीं पर है, उसमें अरेस्ट करने के बाद पर कोर्ट ने कहा कि देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि गिरफ्तारी अपमान लाती है, आजादी कम कर देती है और हमेशा के लिए घाव बना देती है। कानून बनाने वाले भी इसे जानते हैं और पुलिस वाले भी जानते हैं। इसीलिए ये समझना होगा कि एक व्यक्ति की जो सिविल लिबर्टीज हैं, उन सिविल लिबर्टीज को एनकरेज नहीं किया जाए। और अगर आप रूटीनली गिरफ्तारी करते हैं ऐसे केसेस में, तो पुलिस ऑफिशियल अकाउंटेबल होंगे। पर एक बात ये भी है कि अगर सिविल लिबर्टीज को एनक्रोच नहीं करे, पर बहुत सारे ऐसे मामले भी आपने बताया जिसमें एक्सेप्शंस हैं, पर इसका क्या असर होगा? क्या इसमें ये भी एक रहता है कि 7 साल से कम की सजा है और अपराध होता है तो उसमें गिरफ्तारी कब की जाए कब नहीं, ये पुलिस के लिए भी एक समस्या होगी क्या ओपी सिंह जी? क्योंकि 2022 अगस्त का ही मामला है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक पुलिस ऑफिसर को इसमें 14 दिन की सजा भी दी थी, जो कि ये आर्नेश कुमार गाइडलाइंस जो हैं उसको वायलेट करने के मामले में। तो इसमें जो ये फाइन बैलेंस है उसको बनाए रखना पुलिस महकमे के लिए कितना आसान है और या क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें? देखिए, पुलिस विभाग के लिए जरूर एक चुनौतीपूर्ण ये मसला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश और ये गाइडलाइंस 2014 में ही दिया। और यदि आप पूरी भूमिका देखें तो ये आप पाएंगे कि इस एक्ट का जरूर मिसयूज हो रहा था और इसी के कारण इस पर्टिकुलर सेक्शन का 498A का, और वही कारण है कि बहुत सारे लोग ऑटोमेटिक अरेस्ट किए जा रहे हैं एक बिना एप्लीकेशन ऑफ माइंड। जहां कंप्लेंट्स हुए वहां तुरंत हस्बैंड को या पति को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसके साथ साथ उनके सगे संबंधियों को भी गिरफ्तार किया जाता था। और ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यद्यपि चार्जशीट की संख्या लगभग 95% थी, लेकिन कन्विक्शन रेट सबसे नीचे था। और वो कन्विक्शन रेट इसलिए नीचे था क्योंकि आपने सिर्फ अरेस्ट किया और अपने क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस की तरफ ध्यान नहीं दिया। यदि आपकी विवेचना बहुत क्वालिटी पूर्ण हो, बहुत अच्छी हो, साक्ष्य आपने बहुत अच्छी तरह एकत्र किया हो, तो अरेस्ट करने की एक मजबूरी, एक जस्टिफिकेशन होता है। लेकिन यदि इन सब चीजों के ऊपर अगर पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स ध्यान नहीं देता है और मात्र एक मैकेनिकल वे में, एक ऑटोमेटिक वे में अरेस्ट करता है, तो उसके कारण केस की गुणवत्ता पर भी ध्यान नहीं जाता है। तो मैं समझता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये जो गाइडलाइन था आर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 में, वो बहुत ही शर्म की बात है कि 2014 लेकर अभी तक लगभग 9 वर्ष तक भी इस गाइडलाइंस का पालन अच्छी तरह नहीं किया जा रहा है। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का आदेश दिया है और पुलिस विभाग के लिए और खासकर हाई कोर्ट्स के लिए, दोनों के लिए कहा है। अब ये चुनौती होगी पुलिस विभाग के लिए कि डीजीपीज जो हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने इन्वेस्टिगेटर्स को सेंसिटाइज करें, उनकी अच्छी तो ट्रेनिंग। किस तरह की इसमें, या अभी तक आपने जो कहा कि 2014 से अब तक इस का ये जजमेंट है लेकिन ठीक तरह से पालन नहीं हो पा रहा है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को दोबारा ये कहना पड़ा है, तो एक चुनौती है पुलिस विभाग के लिए, जैसा आप भी कह रहे हैं। क्या क्लियर गाइडलाइंस इसमें देनी होंगी? हाई कोर्ट्स को भी कहा गया है कि लोअर कोर्ट्स को सूचित किया जाए, पुलिस विभाग को कहा गया है तमाम लोगों को एक बहुत सिंपल क्लियर डायरेक्शन देना होगा। तो किस तरह की इसमें और इसको सरल बना के लोगों को समझाने की जरूरत है और क्या इसमें क्लैरिटी आम लोगों के लिए कि क्या होना चाहिए, किन मामलों में अरेस्ट हो, किन मामलों में नहीं हो? ओपी सिंह जी। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि डीजीपी, जितने भी स्टेट्स के डीजीपी हैं, उनको ये सर्कुलर जारी करना पड़ेगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है। और यदि सर्कुलर्स जारी होंगे तो जितने भी जोन्स हैं, जितने भी रेंजेस हैं, जितने भी जनपद हैं, उन सब जनपदों में ये सर्कुलर जाएगा, वहां के लोगों को ये बताया जाएगा। उनकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में और जो इन हाउस ट्रेनिंग होती है, उस इन हाउस ट्रेनिंग में भी उनको ये बताया जाएगा कि हमारे रूल्स क्या हैं, हमारे कानून क्या है और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या है। सबसे बड़ी चीज है कि हाउ टू सेंसिटाइजेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत जरूरी है। और यही कारण है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को भी आदेश दिया है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को भी बताएं। जरूरी है कि जुडिशियल जी। अश्विनी दुबे, यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि इसमें ये अगर ठीक से पालन नहीं हो रहा तो इसका क्या नुकसान दिख रहा था और अब ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो इससे क्या फायदा होगा, या क्या कहीं ये भी डर है कि इससे
गिरफ्तारियां जो होंगी होनी चाहिए जहां पे वहां पे कोई हिचक भी होगी और शायद ऐसे केसेस भी सामने आएंगे जहां पर गिरफ्तारी होनी चाहिए लेकिन नहीं हुई? क्या इस तरह का भी कुछ इसमें संशय बना रहेगा? अरणेश कुमार की जजमेंट में ही नगमा जी पैरामीटर्स लेट डाउन हुए। क्या पैरामीटर्स लेट डाउन हुए हैं कि किसी व्यक्ति के ऊपर अगर अपराध दर्ज होता है तो पहले 41B के तहत उसको नोटिस जारी करेंगे। अगर वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करता है और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करके इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करता है तो गिरफ्तारी नहीं। दूसरा, आप ये भी समझिए कि मैजिस्ट्रेट के सामने डूज एंड डोंट की चेकलिस्ट जाएगी विद द मटेरियल अवेलेबल। जो प्राइमा फेसी मटेरियल है वो मटेरियल के साथ जो पुलिस ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो पुलिस के मैजिस्ट्रेट जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट उनके सामने करेगा और जब जरूरी होगा जिस केस में उसी केस में गिरफ्तारी होगी। तीसरा, अपराध कौन कौन से आएंगे 41 में वो पूरी चेकलिस्ट की बात कही गई है। वो चेकलिस्ट डीजीपी इंश्योर करेंगे कि उनके स्टेट में किसी की गिरफ्तारी के लिए क्या पैरामीटर्स होंगे और अरणेश कुमार जजमेंट की गाइडलाइंस कैसे होंगे। यानी आप तो पहले भी देखिए नगमा जी, एक और 30 सेकंड लूंगा, पहले भी देखिए कि ये था कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पूरी इन्वेस्टिगेट करके मैटर को जो प्राइमा फेसी एविडेंस था तो मैजिस्ट्रेट को देता और मैजिस्ट्रेट इंश्योर करता था कि अरेस्ट होनी है कि नहीं होनी है। लेकिन जब उसका मिसयूज अब्यूज होने लगा प्रॉपर्ली तब कोर्ट्स इसमें इंटरवीन किया। आपने देखिए एक समय पर पूरे परिवार को, यूएस में कोई बैठा है, कोई कैलिफोर्निया में बैठा हुआ है, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ, सब रिश्तेदारों को मुकदमे में दोषी बना दिया जाता था। तो वो सब की सब गिरफ्तारियां होती थी। उसको रोकने के लिए और इंश्योर करने के लिए आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बचाने का जरूरी है कि मैकेनिकल गिरफ्तारी पुलिस नहीं, यानी पुलिस एक तरह से जो अपनी शक्तियों का बेजा इस्तेमाल करती है वो नहीं करे, वो नहीं हो, इससे इंश्योर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इस बात के निर्देश दिए हैं कि तमाम इस गाइडलाइन को जो है वो फॉलो किया जाए और डीजीपीज को अपने अपने इलाके में इसकी गाइडलाइंस भी देनी होंगी। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, ओपी सिंह साहब और अश्विनी दुबे जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए।